सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की दरख्वास्त पर करवाए गए सीज़ फायर में अब 8 रोज़ बाकी रह गए हैं और इस वक्त एक बड़ा खदशा मौजूद है कि क्या सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले ये दोनों ममालिक एक बार फिर जंग की तरफ जा सकते हैं। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म होने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान किया, जो कि इस वक्त नाफिजुल अमल हो चुका है। लेकिन सदर ट्रंप के हर बयान की तरह जो उनकी धमकी थी और उस पर अमल दरामद की जो नौयत थी वो हमें बहुत मुख्तलिफ नजर आई। अपने पहले बयान में सदर ट्रंप ने कहा था कि अबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने और निकलने वाले तमाम जहाज़ों को रोका जाएगा, लेकिन जब अमल दरामद का वक्त आया तो अमरीकी सदर और सेंटकॉम ने अपने बयान को कुछ इस तरह से तब्दील किया कि अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हमल को नहीं रोका जाएगा, सिर्फ ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले और वहाँ से आने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा। सो ये एक हमें तब्दीली नज़र आई है अमरीकी सदर के किए हुए ऐलान और उसके ऊपर अमल दरामद में। इन अमरीकी धमकियों पर ईरान ने भी अपना रद्द अमल दिया है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की बंदरगाहों को ख़तरा लाहक हुआ तो तमाम खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। इसके अलावा ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कलेबाफ, जो कि लीड कर रहे थे पाकिस्तान में आने वाले डेलीगेशन को ईरान के, उन्होंने अमरीकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि सदर ट्रंप के अगर ये फैसला वो करते हैं, इस पर अमल दरामद करते हैं, तो उसके बाद अमरीकी अवाम मौजूदा कीमत पर मिलने वाले तेल को भी तरसेंगे। सो अब नाजरीन सवाल ये है कि क्या अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके सदर ट्रंप ईरान को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब होंगे या फिर और उसके इत्तेहादियों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। इस सारी बेयकीनी के बावजूद पाकिस्तान अब भी दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को बताया कि अभी तक सीज़ फायर बरकरार है और जो मामला थोड़े बहुत अटके हुए हैं उनको हल करवाने के लिए भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इस बात की तस्दीक अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस ने भी कर दी है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का जो आज सोशल मीडिया का पैगाम है वो भी एक तरह से इस बात को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने सिफारती अमल की बुनियाद रख दी है। अगर एतमाद मजबूत किया जाता है तो एक ऐसा दूररस फ्रेमवर्क तय हो सकता है जो तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल होगा। बहुत ऑप्टिमिस्टिक बयान है पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर का। अब हमने ये बात की ईरान और मौक़िफ़ की, इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से सदर ट्रंप भी जो है वो अमल को जारी रखने के इम्कान को रद्द नहीं कर रहे। कल जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आता है तो ठीक है, वरना फिर मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक ये इम्कान मौजूद है कि सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले ही ईरान और अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। इस पर बात करने के लिए आज हमने जो पैनल तरतीब दिया है उसमें हमने दावत दी है 2 सीनियर सहाफ़ियों को। कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा एक्सप्रेस से आप ताल्लुक़ रखते हैं। सैयद बाकर सज्जाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रोज़नामा डॉन में आप इनको पढ़ते हैं। दोनों बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के ख़ारजा अमूर पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करें एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, सीनियर दिफाई तज़ियाकार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। कामरान, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, आपकी इत्तलात क्या है? पाकिस्तान किन बुनियादों पर पुरुमीद है कि अभी भी इन दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जा सकता है? आई थिंक उसका सबसे जो बड़ा फैक्टर है कि दोनों मुल्कों के लिए और पूरे रीजन के लिए इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है कि दोबारा जो है जंग छेड़ी जाए। और इसके अलावा ऑलरेडी जो स्टेक्स हैं, जो उसकी कीमत है वो अदा करनी पड़ रही है पूरे रीजन को। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये, और दूसरा जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में तो 21 घंटे तो यहाँ पर बैठक हुई, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान के तवस्सुत से एक होमवर्क किया गया था, पूरा एक जो फ्रेमवर्क आप कह लें मुजव्वज़ा तौर पर तैयार किया गया था, तो बहुत सा ग्राउंड वर्क किया गया। और पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अमरीकी सदर ट्रंप जो भी उनकी नेवल ब्लॉकेड के हवाले से धमकी है या उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो भी शायद दोबारा जंग नहीं छेड़ना चाहते। और इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरे ख्याल में जो की वर्ड है कि जो डिप्लोमेसी है वो डेड नहीं हुई, एक स्टेलमेट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज भी जिक्र किया कि कुछ रुकावटें हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और
अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो इस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जो टेलीफोन पर बात हुई है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इन वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत हुई है। और फिर सऊदी अरेबिया और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके दरमियान भी रब्ता हुआ है। ईरान और जो कतर के वज़ीर ख़ारजा और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दरमियान भी रब्ता हुआ है। और जो मेरे पास मालूमात हैं कि ये वो रिन्यूड कोशिशें हैं कि किसी तरीके से ईरान को भी और अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आए। और इसी हफ्ते ये मैं खबर भी आपको दे रहा हूँ कि तुर्की, इजिप्ट और जो उसके अलावा सऊदी अरेबिया है, इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसी हफ्ते इस्लामाबाद आ रहे हैं उन रिन्यूड कोशिशों के सिलसिले में, ताकि इन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू किया जाए। और जो मुमकिन तौर पर डील कहा जाता है कि इस्लामाबाद में होते होते रह गई, उसको दोबारा टेबल पर लाएं। और वेन्यू इस्लामाबाद ही आपके अभी वैसे बहुत कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन चले मैं बाकिर की तरफ भी ये बात लेके जाती हूँ। बाकिर, ये जो बात कामरान कह रहे हैं, यही सेंस आपको इस्लामाबाद में नज़र आती है कि बाकायदा जंग की तरफ या किसी बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स की तरफ जाने के बजाय ब्लॉकेड का ऐलान ट्रंप ने किया और उस पर अमल दरामद में भी एक मुख्तलिफ हमें तरीक़ाकार नज़र आया। सो आप समझते हैं कि यही इशारा करता है कि मुज़ाकरात पर दोबारा दोनों बैठ सकते हैं, या जिस तरीके से JD वैंस ने इन मुज़ाकरात की बेनतीजा ख़त्म होने का ऐलान किया उससे यही नज़र आता है कि एक साथ बैठना अभी फ़िलहाल आसान नहीं होगा? नहीं, जो ट्रंप ने अभी शुरू किया है ब्लॉकेड जिसको कह रहा है, और उसमें उसने ख़ास तौर पे कर दिया कि ईरान के जहाज़ जाएंगे या ईरान की बंदरगाहों से जा रहे हैं या जो ईरान को टोल पे कर रहे हैं सिर्फ उनको वो ब्लॉक करेगा। तो ये एक तरह की कोर्सिव लीवरेज है जो ट्रंप यूज करना चाह रहा है ईरान के खिलाफ, और इसका मकसद फिलहाल एस्केलेशन नहीं है। आगे जाके एक मिसकैलकुलेशन दोनों साइड से हो सकती है जहां पर दोबारा सीज फायर खत्म हो जाए और जंग शुरू हो जाए, लेकिन इस सारी जो स्ट्रेटेजी का मुझे मकसद नजर आता है कि अगले राउंड से पहले एडवांटेज तो हम ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में हो स्ट्रेटेजिकली। और ये भी एक मिसरीडिंग है कि जब वैंस यहाँ से गए और उन्होंने कहा कि द बैड न्यूज इज दैट वी आर गोइंग विदाउट अ डील एंड दैट, तो बेसिकली अगर आप उसका फाइनल टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें उसने कहा है कि वी आर लिविंग अ डील, अ वेरी गुड डील ऑन द टेबल, कि अब इट्स फॉर ईरान टू टेक। और ईरानियों के अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़े उसके मुकाबले में उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था कि हम समझते हैं कि वो हमारा अब एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मामला ये नहीं है कि टॉक्स टूट गए, यहाँ पर असल में थोड़ी सी परसेप्शन गलत क्रिएट की गई। परसेप्शन इस तरह से गलत हो गई कि जब वाइस प्रेसिडेंट वांस के आने का ऐलान हुआ और जिस सीनियर लेवल पे, जैसे आप देखा 79 के बाद हाईएस्ट लेवल पे इन दोनों ममालिक के दरमियान एंगेजमेंट हुई और फिर मैराथन सेशन हुआ, 17 घंटे जारी रहा, तो लोग इस खुशफहमी में चले गए कि ये जो पिछले 4 दहाइयों से ज्यादा के मसाइल हैं वो एक नशिस्त में खत्म हो जाएंगे। दोनों साइड्स ने अपनी पोजीशंस एक दूसरे को क्लैरिफाई की, अगरचे बैक चैनल पे वो सब कुछ होता रहा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम वो आमने सामने बैठ के बता रहे थे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वांस अपने डेलीगेशन में एक इरानियन स्पीकिंग एंडी बेकर, लेकिन ही कैन स्पीक फ्लुएंट पर्शियन, तो वो उनको साथ लेके आए ताकि वो बेहतर तौर पे ईरानी पोजीशन को समझ सके। तो ये मसला खत्म नहीं हुआ था, इट्स जस्ट लाइक यू नो उसको टॉक्स को आगे लेके जाना है और उस ब्रिज को कम करना है, और यकीनन एक नया राउंड की तैयारी हो रही है इस वक्त। चिश्ती साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान की उम्मीद के दोबारा साथ बैठेंगे, ये आपको कितनी काबिल अमल नज़र आती है? जो एतमाद कायम करने का ईरानी पहले से मुतालबा कर रहे थे, वो उसके ऊपर क्या अमेरिका ने कोशिश की? क्योंकि अब जो मुतालबा JD वैंस ने वाज़े तौर पे अमेरिका का सामने रखा था वो ये था कि ईरान कभी एटमी ताकत नहीं बनेगा, लेकिन वो किस अंदाज में अमेरिका चाहता है कि वो उनको लिख कर दें, ये वाज़े नहीं है। नेतन्याहू के हवाले से खबरें हैं कि वो अपनी काबीना को बता रहे हैं कि वापसी पर JD वैंस ने उनको कॉल की और बताया कि सदर ट्रंप भी कहते हैं, उनका वाज़े मौक़िफ़ है कि रिमूवल ऑफ ऑल इनरिच्ड मटीरियल, लेकिन ईरान इस मुतालबे पे अमल के लिए तैयार नहीं था। तो आप समझते हैं कि ये न्यूक्लियर के हवाले से जो अमेरिका का रवैया तब्दील है उस ओबामा डील से जो माजी में हुई थी उसके मुकाबले में आज सूरत हाल मुख्तलिफ है ईरानियों के लिए? उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं थी, ईरान अपनी आपको जंगी तौर पे एक दिफाई पोजीशन में नहीं देख रहा था,
लेकिन आज जिस अंदाज में उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही है, ये आपको मुमकिन नजर आता है अमेरिका के इस मुतालबे पे अमल दरामद? बहुत शुक्रिया, मैं आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो मुज़ाकरात हैं, ज़ाहिर है बस हम सब कई दफ़ा बात कर चुके हैं। 47 साल में पहली दफ़ा टेबल पर बैठे हैं। इतने डाइवर्जेंट कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म के उनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों के। एक तरफ सुपर पावर है बैक बाय इजराइल जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और एक तरफ ईरान है जिसने 40 दिनों में ऑलमोस्ट अपनी रेजिलियंस और सर्वाइवेबिलिटी साबित कर दी है। एक बात जो मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सका हूँ, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट दोनों तरफ से वेरीफाइबल मैकेनिज्म ही है जिसकी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ईरान रोल बैक करता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सारा, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, जिस पर वो तैयार नहीं है। एक और एलिमेंट जो ईरान की रिजर्वेशन है, वो समझता है कि हमें हर दफ़ा ब्रीच किया गया ट्रस्ट को, हमारे पर हर उस वक्त हमला किया गया, और सबसे ज़्यादा वो फ्यूचर की बात करना चाहते हैं। और फ्यूचर का मतलब ये है कि अब कैसे मैकेनिज्म होगा कि हम आपकी बात मान लें, तो आप कैसे होगा कि आप साल बाद खुद नहीं चढ़ दौड़ेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर सर्वाइव करके हुकूमत, या आने वाला सदर फिर अपनी जज और ज्यूरी खुद ही बन जाएगा, तो फिर हम इसको किस तरह श्योर करेंगे? आज हम एग्री कर जाते हैं आपसे, कल आप दोबारा इस पे स्ट्राइक कर दें। मैं रिलेट करना चाहूँगा जून 2025 से, जब उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था। आपको याद होगा, बंकर बस्टर मारे थे, B-52 डेगू गार्सिया से आए थे। उन दिनों मैं चैनल्स पे बैठा यही बात कर रहा था। मुझे कहा गया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऑब्लिटरेट को अगर उर्दू तर्जमा आसान करें तो उसका मतलब है नामो निशान मिटा दिया है। तो नामो निशान मैंने उस वक्त भी नहीं माना था। मैं समझता था, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं होते, नॉर्मल कंक्रीट और रेत और सरिया नहीं होते, वो पर्पस बिल्ट होते हैं। ईरान को तो डे 1 से पता है, और खासतौर पर 47 सालों से पता है कि मेरे पर जब भी हमला हुआ, टैंकों से नहीं होना, सबमरीन और शिप से नहीं होना, मेरे पर हवा पे होना है। और हवा में भी किससे होना है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री की किसी एयरफोर्स ने नहीं करना, अमेरिका और इजराइल ने करना है। तो डे 1 से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्लियर था। अब ईरान को ये डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए कि अगर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में रोल बैक करता हूं, तो फिर क्या गारंटी है कि अमेरिका फिर दोबारा अपनी जजमेंट में समझे, जो ऑर्बिट्रेट से 7 महीनों में दोबारा आ गए हमला करने के लिए, नामो निशान मिटाने के बाद उनको लगा 7 महीनों में कुछ नहीं हुआ, तो तभी वो वापस आए होंगे। तो दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, और फिर 8 महीने बाद आप कह रहे हैं हमें शक है कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। तो आई थिंक ये जज और ज्यूरी जब तक वो रहेंगे, ये आगे नहीं बात बढ़ेगी। कोई बहुत क्रेडिबल किस्म की उनको भी डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए ईरान को, ताकि वो अपनी कौम को भी ये बता सके कि आने वाले जो नस्ल होगी हमारी वो रिलेटिवली सिक्योर है, वो पीस लविंग हो सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तो सर्वाइव करेगा ईरान। तो आई थिंक उनको भी चाहिए, और उन्होंने साबित किया है, उनको बार्गेनिंग चिप है। आखिरी बात एक इंपॉर्टेंट, जो बार्गेनिंग चिप उनको स्टेट ऑफ हॉर्मज से मिली है, वो तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उनको हटाना चाह रहे थे। तो ये उनके हाथ में अमेरिका ने खुद एक एटॉमिक बॉम्ब की जगह एक इकोनॉमिक बॉम्ब दे दिया है। ईरान को ये पता है कि एटम बम बनाने पे पता नहीं कब इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उनको ये पता लग गया है कि ये बटन जो हमें मिल गया है, या ये जो इकोनॉमिक बॉम्ब मिला है, इसको तो ऑन ऑफ कर सकते हैं जब मर्जी। तो आई थिंक न्यू फॉर्म लीवरेज है, जिसकी वजह से ईरान के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आपकी इस बात पे फिर हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। वापस आके कामरान से बात करेंगे। ये नाकाबंदी, इसका ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा या प्रेशर बिल्ड करने में को कामयाबी उनको मिल सकेगी ईरान पे? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाए गए सीज़ फायर में अब 8 दिन बाकी हैं, लेकिन जिस किस्म के बयानात और फैसला साजी है, क्या ये सीज़ फायर इसी तरीके से जारी रह सकेगा या दोनों ममालिक एक बार फिर कशीदगी की तरफ जाएंगे? कामरान, एक तो ये बात कि ये जो अब अमेरिका का मुतालबा है ईरान से न्यूक्लियर के हवाले से, जिसको JD वैंस ने एक वाहिद मौजू के तौर पर बताया कि मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हुए, ये माजी के मुकाबले में हमें बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है। जब ओबामा के दौर में डील हुई थी तो उस वक्त 15 साल का एक फ्रेमवर्क बयान किया गया था, कैपेसिटी रिड्यूस करने की और इनरिचमेंट को लिमिट करने की बात की गई थी। अब एक वेग सा स्टेटमेंट दे दिया जाता है अमेरिकी क़यादत की तरफ से। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त ईरान से वो क्या चाह रहे हैं इस सिलसिले में? देखिए, जो मुख्तलिफ इतलात भी आ रही हैं, इस्लामाबाद में भी जो मुज़ाकरात हुए, शायद बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑलरेडी ईरान तो पहले भी कमिट कर चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता, और जो यूरेनियम को इनरिच करने से मुतालिक उस मुआहदे के तहत कुछ खास लिमिट्स लगाई थी। लेकिन ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि वो जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसके लिए जितना यूरेनियम इनरिच करना है उससे कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। जो मेरे पास मालूमात हैं उसमें यही जो ईरान भी कह रहा है कि उन्होंने मैक्सिमम पोजीशन ली है, उसमें वो बुनियादी तौर पर अमेरिका जो मुतालबा कर रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर जो एक तो स्टॉक पाइल्स हैं यूरेनियम के, वो उससे दस्तबरदार हों,
और जीरो इनरिचमेंट आप करें, और उसके लिए कुछ जो इतलात हैं कि 20 साल तक के लिए आप कोई यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेंगे। ये बताया जा रहा है कि एक स्टिकिंग पॉइंट जिसकी वजह से शायद मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाए। और इसमें एक और जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की भी बात हो रही है, तो इन मुज़ाकरात में जो जेडी वैंस है या अमेरिकी डेलीगेशन है, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया ईरान के ऊपर कि आपने जो आर्जी सीज फायर मुआहदे के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन करना था, आपने उस तरीके से नहीं किया। ये भी एक वजह बनी। बट ईरान ऑन दी अदर हैंड, जैसे चिश्ती साहब कह रहे थे, उसमें एतमाद का फुकदान है। वो कहते हैं कि अगर हम आपकी ये तमाम बातें मान लें, ईरान फ्लेक्सिबल था, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल आप वॉक अवे कर जाएं और दोबारा से हमारे ऊपर चढ़ाई कर दें। तो क्लियरली यहाँ पर ट्रस्ट का जो इशू है ये बहुत बड़ी बात है। और जो इसमें जो सबसे आम नुकता है कि जो एक टेक्निकल मूव मुझे लग रहा है कि जैसे जो नेवल ब्लॉकेड की बात की गई है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का तो कहा था ट्रंप ने, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ईरान की बंदरगाह से जहाज निकल रहे हैं और वहां पर आ रहे हैं, उसका ब्लॉकेड है। अब ये भी बड़ा कहा जा रहा है कि टेक्निकल मूव है। नंबर 1 कि ईरान को मजबूर करना कि अमेरिका की टर्म्स के ऊपर मुआहदा करें। नंबर 2 कि ईरान के ऊपर जिन जिन मुल्कों का असर रसूख है वो इस्तेमाल करें। और अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है इस नेवल ब्लॉकेड, तो सबसे ज्यादा मुतासर चीन होगा, क्योंकि चीन की जो एनर्जी की जरूरियात है उसका कंसिडरेबल जो तेल वगैरह आता है वो ईरान से ही आ रहा है। तो शायद एक जो अमेरिकी माहिरीन भी कह रहे हैं कि चीन को मजबूर किया जाए कि वो ईरान को कहे कि जो डील अमेरिका आपको ऑफर कर रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो एक टैक्टिकल मूव अपना रहा है, सीज फायर की पासदारी भी करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम दबाव डालना चाहता है ईरान के ऊपर कि उनकी टर्म्स के ऊपर डील की जाए। और आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी कामरान प्रेशर बिल्ड करने में कुछ उनको कामयाबी देगी? ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो अभी जो थ्रेट्स या उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी, तो उन्होंने कहा है कि पूरे गल्फ कंट्रीज की जो बंदरगाहें हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगी। और अगर ईरान उस तरीके से रिटेलिएट करता है तो फिर जाहिर है कि जो सीज फायर है वो खत्म हो जाएगी। बट स्टिल इसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, ईरान ने जितना भी रेजिस्ट किया इस 6 हफ्तों के दौरान, लेकिन इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद अगर आप उनके फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, उनके सदर को देख लें, उनके जो सफीर हैं उनको देख लें, उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर को देख लें, तो उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो रेटरिक आपको कम नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं शायद डील के लिए तैयार है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में वहां ये भी है कि शायद जो डील आपको ट्रंप ऑफर कर सकते हैं, और इमेजिन करें कि अगर ट्रंप के साथ उनकी डील हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो ईरान का जो स्टेचर है वो बढ़ जाता है, ईरान को एक और लाइफलाइन मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हैं कि ये शायद जो मूव है अमेरिकी सदर ट्रंप का में भी काम कर रहे हैं। कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आपकी गुफ्तगू से नजर आता है कि ट्रंप की पहले दिन से जो कोशिश थी दीगर ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल करवाने की, उसी की कंटिन्यूएशन नजर आती है। बाकर सजाद साहब, नेटो ममालिक इसमें शामिल नहीं हुए, आज भी नाकाबंदी के फैसले को चीन की तरफ से, रूस की तरफ से, जापान की तरफ से इसको इंडोर्स नहीं किया गया है सदर ट्रंप के इस फैसले को। अभी तक तो कोई उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में साथ देने को तैयार नहीं था, लेकिन आप समझते हैं कि अब जो प्रेशर बिल्ड होगा इससे इस फैसला साजी के जरिए वो ईरान पे को प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, या फिर ये मज़ीद एक्सपैंड करेगी ये बात और सदर ट्रंप खित्ते के ममालिक और ईरान को आमने सामने लाने की कोशिश ही करते रहेंगे? जो ट्रंप की जो स्ट्रेटजी वो तो यही है कि किसी तरह से ईरान को प्रेशराइज किया जाए, और जो उसकी तरफ से उन्होंने अमेरिका ने कंसेशंस लेनी है न्यूक्लियर फाइल पे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वो ले ले। लेकिन ईरान जो बज़ाहिर नजर आता है कि वो स्ट्रेटजी के लिए तैयार था। अगर पिछले 4-5 हफ्ते की खबरें पढ़ें तो आप देखेंगे कि आपको वेस्टर्न मीडिया में ये पढ़ने को मिलेगा कि ईरान ने वहां से खर्ग आइलैंड से अपनी एक्सपोर्ट्स कई गुना बढ़ा दिए हैं। अब ये तो नहीं थी कि कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जब अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस सॉफन की और कहा कि वो ईरानी तेल लेना चाहते हैं तो ले ले, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नथिंग इज अवेलेबल फॉर सेल। एक्चुअली उन्होंने ये किया कि तकरीबन 174 मिलियन बैरल तेल जो है पानी पे डाल दिया है। पानी पे इन द सेंस इट्स कॉल्ड वाटर ऑन सॉरी ऑयल ऑन द वाटर, एक्चुअली शिप के अंदर है, और इट हैज मूव्ड बियॉन्ड वो जो जहाँ पे ब्लॉकेड अमेरिका लगा रहा है उससे आगे की तरफ चाइना की तरफ जा चुका है। तो फौरी तौर पे चाइना को भी प्रेशर पड़ेगा, ईरान की भी काफी मिकदार जा चुकी है। जो इमीडिएट इम्पैक्ट आना है वो ज्यादातर बाकी मार्केट्स में आना है, जो इंटरनेशनल मार्केट में आना है। इसके जो ऑयल की प्राइसेस जो है वो एहतमाल ये है कि $115-120 तक चली जाएंगी। तो शायद ये
ट्रम्प का प्लान जो है वो बैकफायर कर जाए। इसी वजह से जो उसके नेटो के एलाइज हैं वो आज भी यही बात कर रहे हैं कि हम एक अपनी कंसोर्शियम बना के नॉन वायलेंट मीन्स के जरिए इसको खोलने की कोशिश करेंगे। ये आज फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा था। वो उन लोगों को, तमाम को जो वेस्ट में बैठी हुई हैं उनको, या मतलब वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में मैं कहना चाह रहा हूँ, उनका ये ख्याल है कि वायलेंस के जरिए या जंग के जरिए ईरान से ये नहीं चीज खुलवाई जा सकती, इसको डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट करके करना पड़ेगा। ट्रम्प की, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक कोर्सिव लीवरेज के तौर पे इसको यूज करना चाह रहा है। अब देखते हैं किसकी स्ट्रेटेजी कामयाब होती है। ये जरूर। चिश्ती साहब, आपकी नज़र में ये इतना ही सिंपल होगा ब्लॉकेड, जिसको नाकाबंदी ईरानी पोर्ट्स की तरफ से आने और जाने वाली शिप्स को कहते हैं रोका जाएगा अमरीकियों की तरफ से, ये और फिर माइंस के हवाले से भी चैलेंज मौजूद है, जिस तरह बयान किया जा रहा है इतना ही आसान होगा अमरीकी फोर्सेस के लिए इस पे अमल दरामद? जी, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जब पहले राउंड में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि हम ब्लॉकेड करेंगे तो मैं बड़ा स्ट्रेंज लगा था। अगर इतना ही बड़ा ब्लॉकेड कर सकते हैं तो देखिए, जब हम गूगल पे या मैप पे देखते हैं, लैपटॉप और डिवाइसेस पर देखते हैं, छोटी स्क्रीन्स पर देखते हैं, तो ये गल्फ जो है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर जो इलाका है जिसको वो ब्लॉकेड करना चाहते हैं, पर्शियन गल्फ का एरिया, वो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। उसके अंदर चंद शिप्स डिप्लॉय करने से या चंद डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय करने से नहीं होगा। उनको 3-4 दर्जन कम अज़ कम डिस्ट्रॉयर चाहिए मुख्तलिफ एरियाज़ में। उसको अगर इतनी कैपेसिटी उनकी होती तो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा लेते, जो सिर्फ 35 मील चौड़ा है, 35 किलोमीटर चौड़ा है। तो वो अगर कैपेसिटी इतनी कंसंट्रेटेड नहीं कर सके तो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर को कैसे करेंगे? ये मैंने उस वक्त कहा था जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐलान किया था कि हम ब्लॉकेड करेंगे। ब्लॉकेड तो एक और मिसअप्सा एक ज़हन में रखनी चाहिए, इटसेल्फ एक नेगेटिव या एक डिफीटेड एलिमेंट आ चुका है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने कंट्रोल में लेने पर, रिजीम चेंज करने के लिए, वो नहीं कर सके, वो कंप्लीटली ईरान के कंट्रोल में चला गया। ईरान इससे पहले 4% तेल करता था एक्सपोर्ट, अब वो 20% इनडायरेक्टली दुनिया का तेल कंट्रोल कर रहा है। जब वो नहीं छुड़ा सके तो आप कह रहे हैं कि अब मैं उसको अनब्लॉक के बजाय मैं एक और जगह ब्लॉक कर दूंगा। एक और बात नहीं हमें भूलनी चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर किसी भी मुल्क का ब्लॉकेड करना इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो एक्ट ऑफ वॉर का तो मतलब ये है कि आप कैसे किसी मुल्क को आप इस तरह कॉर्नर किसी एक को कर सकते हो। तो इसीलिए आपने नोट किया कि अब उन्होंने ब्लॉकेड लफ्ज छोड़ दिया है और उन्होंने ईरानियन शिपिंग को स्टैंड अलोन कर लिया, क्योंकि आई एम श्योर मेरे से बहुत ज्यादा समझदार उनके एडवाइजर होंगे कि आप ब्लॉकेड का लफ्ज नहीं यूज कर सकते। ब्लॉकेड का तो मतलब ही एक एक्ट ऑफ वॉर है, यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ है। तो आई थिंक कैपेसिटी भी नहीं है। मैं डे 1 से कह रहा हूँ, अभी भी मेरा मानना है कि उसने अपनी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को बहुत थिन कर लिया हुआ है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड किया हुआ है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है टास्क जो उनको दिया गया है वो अचीव करने के लिए। दूसरा, इस तरह के ब्लॉकेड के लिए आपको एयरक्राफ्ट कैरियर भी लाने पड़ते हैं। तो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में से वो 2 लाए थे और वो पुल बैक कर चुके हैं, वो तो तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो अब तक फोर्स एम्प्लॉयमेंट मेरा नहीं ख्याल उसकी मैच करती है कि जो इन्होंने टास्क अपने लिए सेट किया था उसको ये कर भी सके परफॉर्म। इसीलिए उन्होंने अपना कन्फाइन कर दिया टास्क को कि जब ईरान की पोर्ट से निकलेंगे और जाएंगे हम उनको इंटरसेप्ट करेंगे। तो आई थिंक मेरा मानना यह कि ये भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो फोर्स आएगी वो इटसेल्फ भी वनरेबल होगी ईरानी ड्रोन्स की खास तौर पर। तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए। चिश्ती साहब, एक और अहम मामले पे भी हम आपसे पूछना चाह रहे थे। जिस वक्त ये मुज़ाकरात चल रहे थे, सऊदी जो डिफेंस वजारत इत्तलात है, माफ़ कीजिएगा वजारत दिफा है, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तैयारे सऊदी अड्डे किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, पहुँच गए हैं। ये ऐन उसी दिन की बात है जब अमरीकी और ईरानी वफ्द इस्लामाबाद में टॉक्स कर रहे थे। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस मुआहिदा है, पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए अपने आप को तैयार जाहिर कर रहा है, दूसरी तरफ एक ब्रदरली कंट्री ईरान की निगोसिएशंस भी करा रहा है उनके मुल्क में अमन के लिए। ये किस अंदाज में इसको बैलेंस आउट किया गया और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपकी नज़र में? देखिए, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट जो पाक फ़िज़ाइया में लीडरशिप है टॉप, मैं उसके थ्रू कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये डिफेंसिव और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की नेचर की डिप्लॉयमेंट की गई है। जो भी हमारे एसेट्स हैं वो किसी भी ऑफेंसिव या किसी भी प्रोहिबिटिव किस्म के ऐसे मिशन जिसके अंदर हम किसी दूसरे मुल्क को क्रॉस करके कोई ऐसी मिशन करेंगे, वो ऐसा नहीं है। हमने सऊदी अरब की सॉवरेनिटी 2 वजह से है, एक तो हमारी जाहिर है रिलीजियस इमोशनल कमिटमेंट है उनके साथ, और दूसरा डिफेंस ऑब्लिगेशन भी हमारी जो एग्रीमेंट किया हमने। तो हमारा जो एसेट्स वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं वो हमारी कैपेबिलिटी, नंबर 1 कैपेबिलिटी हमारी कहाँ है, ट्रेनिंग में। नंबर 2 है ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तीसरा हमारी है ऐसे डिफेंसिंग एसेट जो फाइटर जेट्स जो बुनियादी तौर पर एयर स्पेस को डिफेंड करेंगे, ना कि किसी और मुल्क की सरहद क्रॉस करके ऑफेंसिव स्ट्राइक्स या प्रोहिबिटिव किस्म की स्ट्राइक्स करेंगे दूसरे मुल्कों पर। तो आई थिंक मैंडेट बड़ा क्लियर है
ये एक मैनिफेस्टेशन की जा रही है जिसके अंदर हमने एक ऑब्लिगेशन पूरी की है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो फेवर या सपोर्ट या केयर है वो किसी और की एनिमिटी या नाराजगी की कॉज पे नहीं हो रही। हमारे लिए ईरान भी उतना ही वैल्यूएबल है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी ऑब्लिगेशन थी सऊदी अरब के साथ, ये उसी मैंडेट के जरिए और उसी के जरिए ये जहाज वहाँ गए और पूरा जो एसेट गया फ्लीट वो उसी की ज़ेरे साया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब। हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ फिर सजाद साहब से हम बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान में अहम तरीन डिप्लोमेटिक सरगर्मियाँ हुई, उसकी जिस अंदाज़ में मीडिया कवरेज हुई, उस पर एक बहस जारी है सोशल मीडिया पर, उसको डिस्कस करते हैं बाकिर सजाद साहब से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस्लामाबाद में अब से चंद दिन पहले अहम तरीन सिफारती सरगर्मी हुई जब ईरान और अमेरिका के आला सतह के वफूद एक साथ बैठे और ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद से ये कहा जा सकता है कि पहली बार दोनों मुल्कों की सीनियर क़यादत आमने सामने बैठी और इसका मरकज़ बना इस्लामाबाद। इसमें जो रिपोर्टिंग होती रही वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़ेर बहस है। तो जो बाकिर सजाद साहब हमारे साथ हैं वो साल से पाकिस्तान के खारजा अमूर पर रिपोर्टिंग करते आए हैं और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और रिस्पेक्टेड अखबार डॉन के लिए। तो बाकिर साहब, आपकी नज़र में ये इस बहस में, आप ऑनलाइन तो मैंने देखा आपने शायद ज़्यादा ऐड ऑन नहीं किया है, लेकिन आप समझते हैं कि सहाफ़ी बहुत महदूद इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही थी या फिर स्कूप की गुंजाइश थी जिसको मिस किया हमारे जर्नलिस्ट ने? ये जो प्रोसेस था इसमें कितना एक इन्फॉर्मेशन का एक हमें फुकदान नज़र आया? अच्छा, इसमें जो मुझे प्रॉब्लम नजर आया और जिसके बारे में मैंने आज लिखा भी था, इस पे मैंने एक कमेंट पीस लिखा था, उसमें ये था कि जो परसेप्शंस बिल्ड की गई थी ना, वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन की तरफ ले गई। और जब यहाँ डेलीगेशंस पहुंचे तो पहले ही यहाँ पर एक काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी थी इस्लामाबाद में। सब लोगों का यहाँ जज करने का जो मेयार था वो ये था कि जी जेडी वांस आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ईरान की तरफ से भी बड़ा सीनियर लीडरशिप आ रही है, जिस तरह का हम। और यहाँ पे सिर्फ मैं जर्नलिस्टों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, यहाँ पर जो लोग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी की कि उनको ब्रीफ किया जाता, उन्होंने भी अपना किरदार सही तरह से अदा नहीं किया और उन्होंने ये हाइप बिल्ड होने दी। जो वहाँ पर दूसरी एंड पर जो मेरी मुराद है कि जो जर्नलिस्टों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी तरफ ये कैलकुलेशन थी कि ये हमारी जो भी हम ये इसको प्रोजेक्शन करेंगे वो हमारी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट की तरफ जाएगी। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने अचीवमेंट की। जो मीटिंग होनी थी वो तो हुई और सबने नोटिस किया उसको, लेकिन इस तरह की एक्सपेक्टेशन से जो इसकी पूरे प्रोसेस पे एक तरह की डेडलाइंस लग जाती हैं कि जी हमने, और टाइमलाइंस फिट हो जाती हैं कि जी हमने इतने बजे ये हासिल करना है, वो चीज़ गलत थी। अगर हम इसको प्रोसेस को कंपेयर करें, हमारे पास दो जो है, हमारे पास एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि एक तालब भी चंद साल जारी रही थी, ऑफ एंड ऑन चलती रहती थी और बिल्कुल स्नेल पेस पे चली है। वो ये नहीं था कि हर सेशन के बाद वहाँ पे माइक पॉम्पियो बाहर आके या ज़ल्मे खलीलज़ाद आके बाहर अनाउंसमेंट कर रहे थे या तालिबान अनाउंसमेंट कर रहे थे। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती है इन टॉक्स में। तो यहाँ पर बिल्कुल एक हमने डिफरेंट प्लेन से उनको ये टॉक्स को कवर किया। दूसरी एग्जांपल हमारे सामने है ये ओमान की, जो ओमान ने ये ईरान का और यूनाइटेड स्टेट्स की टॉक्स के जो प्रोसेसेस पिछले साल भी चलाए और वॉर से पहले भी चलाए। तो वहां पर जो खबरें दी जाती थी कि जनाब हमने ये एडवांस कर लिया, ये कर लिया, और वो एक्सपेक्टेशन से ज़रा दूर रहते थे। बड़ा केयरफुली डिप्लोमेसी को चलने दिया गया आगे विदाउट डेवलपिंग एनी हाइप। तो जब आप हाइप डेवलप कर लेते हैं तो आपकी डिप्लोमेसी के ऑपरेट करने के लिए स्पेस कम हो जाती है। ये सारा आर्गूमेंट है। तो यहाँ पर भी हमें यही प्रॉब्लम नजर आया इस्लामाबाद में। इसीलिए अब जस्ट एक पॉइंट के लिए है, तो सबने ये समझा कि ये टॉक्स ब्रेक हो गई हैं। अगर उसका फाइनल टेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप पढ़े ईरानियों का फाइनल टेक्स्ट आप पढ़े जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, तो टॉक्स का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। They just went back to their capitals for reassessment of the situation.
बाकिर ये बिल्कुल एक अमूमी तौर पे निगोशिएट करने का और उसमें मीडिया के साथ को हैंडल करने का एक तरीका तारीख़ में हमेशा हम देखते आए हैं। चीज़ें बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाई जाती हैं कि किसी भी तरीके से कोई सैबोटाज फैक्टर ना आए मुज़ाकरात के हवाले से जब बातें पब्लिक हों। इन दोनों मुल्कों ने के भी मुज़ाकरात के हवाले से भी अमरीकी वाइट हाउस ने भी यही कहा था कि मीडिया के ज़रिए बात नहीं होगी, बल्कि मेज़ पर बैठ के दोनों बात करेंगे और सीक्रेसी में ये बात होगी। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया गया और बड़ा ज़बरदस्त इंतजामात के तहत आप देख रहे होंगे ऑनलाइन उसके ऊपर बहुत बातें हुई हैं। लेकिन अगर वहाँ पर निकात को छेड़े बगैर पाकिस्तान अपना बतौर सालिस पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता रहा था, जो मीडिया के नुमाइंदे थे, तो आप भी समझते हैं कि एक बेहतर पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनल मीडिया पर जाती। नहीं, उसमें यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल जो है पाकिस्तान का स्टेटस, बल्कि पोजीशन को स्टेटस एलिवेट हुआ है। पाकिस्तान की रीब्रांडिंग हुई है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर टॉप होना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैं किया है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो बाद में डिसअपॉइंटमेंट हुई थी अवाम में, जो जनरली एक इंप्रेशन बना के टॉक्स फेल हो गई हैं, उससे बचना बहुत शुक्रिया। बाकिर सजाद से हम बात कर रहे थे जिस अंदाज में मीडिया कवरेज हुई और बड़ी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बाकिर ये बता रहे हैं कि क्या लिमिटेशंस होती हैं जब दो ममालिक के दरमियान नेगोशिएशंस चल रही हों और इतनी संजीदा नौयत की बातचीत हो रही हो, तो उसमें मीडिया को ख़बर तो कम ही मिलती है। लेकिन ये यकीनी तौर पर एक बहस थी। लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुज़ाकरात की टेबल पर जो बात हो रही है उसको बराह रास्त बाहर मीडिया रिपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन ऐसा इससे पहले के मुज़ाकरात के अदवार में भी नहीं देखा गया। बहुत शुक्रिया बाकिर सजाद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, कामरान यूसुफ साहब और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।